इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। Yes, dear students, this is Bajrang Agarwal, founder BACA classes, और आज हम स्टार्ट करेंगे ICSC क्लास 9 का इकोनॉमिक्स। और दोस्तों क्लास 9 जो है बेस होता है। जो भी बच्चे कॉमर्स को ऑप्ट किए हैं, आगे चल के करियर ऑप्शंस में CA एक बहुत अच्छा करियर आता है, CS, CMA, MBA या BBA। और यस, इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, इस देश में जिस तरीका से इकोनॉमिक्स पेपर पढ़ाया जाता है, बच्चों को इकोनॉमिक्स से डर लगने लग गया है। ये मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहा हूं? क्योंकि जो CA फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, CA फाउंडेशन वाले बच्चे कौन से बच्चे होते हैं? जो क्लास 12 पास करके आते हैं। क्लास 12 ISC हो या CBSE हो। और आपको पता है CA फाउंडेशन में भी इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल है। CA फाउंडेशन में भी इकोनॉमिक्स एक पेपर है और CA इंटर में भी इकोनॉमिक्स पेपर है। और मैं इस लेवल पे बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। तो आज मैं क्लास 9 के बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने आया हूं। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है सर आप तो बहुत हाई लेवल के होंगे, आपका समझाया हुआ पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। सर हम लोग तो छोटे बच्चे हैं क्लास 9 वाले, तो क्लास 9 का बहुत इजी होता है। सर आप तो CA लेवल के, सर डिफिकल्ट पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। स्टूडेंट्स को एग्जाम में राइटिंग में प्रॉब्लम है, हाउ टू राइट द आंसर्स, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। सर आंसर कैसे लिखना है? अब ये वोकैबुलरी कहां से आएगा, ये लैंग्वेज कहां से आएगा,
ये लैंग्वेज आएगा जब हम लोग टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग आजकल बहुत कम हो गया। अब टेक्स्ट बुक रीडिंग, अब आप पूछिए सर कौन से टेक्स्ट बुक को रीड करना है? हम रीड करेंगे आपका आईसीएसई जो बोर्ड है उसका प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। अब क्या समस्या है? आईसीएसई क्लास 9, इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स है। अब आईसीएसई प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, देयर कैन बी मे बी 5 प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स। अब अलग अलग स्कूल ने अलग अलग टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहा है। दोस्तों टेक्स्ट बुक कुछ भी फॉलो कर लो, उसके अंदर का जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट सेम रहता है, सेम। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या थोड़े बहुत ड्राइंग या पेपर का स्टाइल, प्रेजेंटेशन स्टाइल चेंज होता है। तो इसका मतलब आपके स्कूल में जिस किताब को मैं अभी रेफर करूंगा, अगर वो नहीं भी आपके स्कूल में रेफर हो रहा है तो भी ये वीडियो को आप बड़े सेफ, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सेम टू सेम चीज जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप कोई भी एग्जाम, स्कूल के एग्जाम, कोई भी स्कूल के एग्जाम को आप आराम से क्लियर कर पाओगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो हमारा पैटर्न जो पढ़ाने का क्या रहेगा, हमारा पैटर्न बहुत ज्यादा सिंपल पैटर्न रहेगा। बहुत ज्यादा सिंपल मतलब वी विल गो वर्ड बाय वर्ड रीडिंग। यस, वर्ड बाय वर्ड। वर्ड बाय वर्ड रीडिंग से जो एकदम कमजोर, वीक बच्चे होते हैं, जिनको लगता है कि अरे मैं तो बहुत कमजोर हूं भैया, मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूं, ये बच्चे वर्ड बाय वर्ड, एकदम कमजोर बच्चे के लिए तो ये रामबाण का काम करने वाला है, क्योंकि एक एक शब्द का मीनिंग मैं समझाने वाला हूं। एक एक शब्द, यस बिलीव मी, एक एक शब्द। सो एक एक शब्द का मीनिंग समझाएंगे और इससे क्या है, आपका वोकैबुलरी बढ़ जाएगा, लिखने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। सो क्या आज हम लोग स्टार्ट करें? बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। ये बुक अवेलेबल है मार्केट में, आप लोग खरीद सकते हैं। भैया मेरा कोई कमीशन नहीं है, ठीक है, ऐसा मत सोचना, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं इनको। ये आईसीएसई के प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है, एलिमेंट्री इकोनॉमिक एप्लीकेशंस फॉर आईसीएसई क्लास 9 बाय डॉक्टर देबाशीष मजुमदार। ठीक है, मेरा स्कूलिंग मेरे दोस्तों डॉन बॉस्को स्कूल से है, डॉन बॉस्को लिलवा, और मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता में अपना कॉलेज कंप्लीट किया हूं और क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूं, ऑल इंडिया सीएमए का रैंक 73 हूं। और एजुकेशन जो आपको एक बर्डन लगता है, बोझ लगता है, वो आपको बोझ ना लगे, इजी कर दें आपके लिए कुछ। सो एलिमेंट्री इकोनॉमिक एप्लीकेशंस आईसीएसई वॉल्यूम 1, ठीक है, वॉल्यूम 1। अच्छा जी, ये भाई साहब है प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, हेरिटेज कॉलेज कोलकाता। तो ठीक है, कोलकाता के ही सर है देबाशीष मजुमदार जी। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, एकदम प्यार से पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेंगे नहीं, ना टेंशन देंगे। सो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, द वर्ड इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमोस। तो ओइकोनोमिकोस से ये आया है, कौन सा शब्द? अंग्रेजी का शब्द इकोनॉमिक्स, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ओइकोस मीन्स होम, नोमोस means management. So Greek word oikos and nomos, home management. अरे ये तो अभी घर का बात कर रहा, अभी तो आप बोले थे सर सोशल साइंस है, अब तो ये सोशल साइंस से होम मैनेजमेंट में आ गया। अब देखो दोस्त, सोशल मतलब क्या? समाज। समाज मतलब क्या? हर एक इंसान जो समाज में है उसका खुद का घर है, खुद का परिवार है। तो अपने परिवार को कैसे मैनेज करना है? कैसे मैनेज होता है परिवार? सर परिवार तो भैया मम्मी मैनेज करती है। पापा मम्मी को 15,000 रुपया महीना देते हैं और 15,000 रुपया महीना में मम्मी चूज करती है आज कौन सा वेजिटेबल लाना है, मिस को भी पैसा देना है, बहुत सारा जगह पे पैसा लगता है। ठीक है, अब हम लोग मम्मी को बोलते हैं मम्मी ये ड्रेस दिला दीजिए, मम्मी ये पेंसिल दिला दीजिए, मम्मी ऐसा कर दीजिए मम्मी, बट मम्मी के पास 15,000 है। तो कहने का मतलब है पैसा जो है वो है, घर पे पैसा हमेशा है लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड पैसा है
और घर पे अनलिमिटेड हम सबका डिमांड्स है, हम सब बच्चों का अनलिमिटेड डिमांड है, बट मम्मी के पास पैसा लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड पैसे पे अनलिमिटेड डिमांड को कैसे मैनेज किया जाता है, ये अगर पूछना है तो जाके मम्मी से पूछो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे घर पे जो मम्मी है वो सबसे बड़ी इकोनॉमिस्ट है। ओ माय गॉड, ये तो पता ही नहीं था। तो आज जाके सबको अपनी मम्मी का पैर छू के आशीर्वाद लेंगे, बोले मम्मी मम्मी आज पता चला मम्मी कि यू आर द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट। तो मम्मी बोले क्या बोल रहा, बोला नहीं नहीं मम्मी, सर ने कहा है कि होम मैनेजमेंट जो है, हाउस मैनेजमेंट जो है, उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं, ओइकोस नोमोस। मम्मी मम्मी आशीर्वाद दीजिए, मम्मी आशीर्वाद दीजिए, मम्मी आपके आशीर्वाद से मैं इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 ले आऊंगी या ले आऊंगा, ठीक है। इन फैक्ट द सेम इज ट्रू फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। सोशल साइंस बताया था हमने, तो घर के लिए तो है ही, घर के लिए तो लिमिटेड मनी है या लिमिटेड रिसोर्स है, सोसाइटी के लिए भी सेम बात है, ठीक है। ये अभी आपको तुरंत नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। इफ वी थिंक द होल सोसाइटी एज अ फैमिली, देखो अब पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा पृथ्वी में जितने लोग हैं, अर्थ में जितने लोग हैं, लेट्स से दे आर वन बिग फैमिली, ठीक है। अब अर्थ में जितने भी ट्रीज है, दिस बिलोंग्स टू दिस फैमिली। अब कोई बोलता है ट्री से हम फर्नीचर बनाएंगे, कोई बोलता है ट्री से मैं फायर लगाऊंगा। तो फायर से तो भैया ये ट्री नुकसान हो जाएगा, फर्नीचर बनाएंगे तो हो सकता है ये फर्नीचर 200 साल तक चलेगा। आग लगाने के लिए तो कुछ और चीज को यूज कर लो, बट ये ट्री जो है, ट्री को बनने में 50 साल लगा, 50 साल का बना हुआ ट्री अगर 200 साल तक और चले तो ये अच्छा, या 50 साल का ट्री को 5 मिनट्स में आग लगा के इसको भस्म कर दो, बताइए क्या अच्छा है, क्या अच्छा है बताइए। तो इसी तरीके से हम लोगों को चॉइस करना पड़ता है कि भाई क्या अच्छा है हम लोगों के लिए। उसी प्रकार से जैसे कि मम्मी के पास 15,000 रुपया है और मम्मी के 3 बच्चे हैं और 2 बच्चे एकदम एवरेज 50 मार्क्स लाते हैं और एक बच्चा 95 मार्क्स लाता है, तो मम्मी ने डिसाइड किया कि ये जो एक बच्चा 95 मार्क्स लाता है इसको तो मम्मी ट्यूशन में भेजेगी, इसके पीछे मम्मी हायर एजुकेशन में पैसा लगाएगी, और ये 2 बच्चों पर मम्मी पैसा नहीं लगाएगी क्योंकि मम्मी का मजबूरी है। जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है चलो उसके ऊपर पैसा लगाती हूँ, और इन बच्चों का वैसे भी पढ़ाई में मन नहीं है, क्यों मैं पैसे खर्च करूँ, ठीक है। तो अगर आपके घर पे ऐसा सिचुएशन नहीं है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो फिर भी आपके पेरेंट्स पैसा पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग गलत काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत मेहनत से ये पैसा कमाया जाता है। उस पैसे का और भी ऑल्टरनेटिव यूज हो सकता है। उस पैसे से जो आपके स्कूल में फीस जा रहा है, जो आपके कोचिंग सेंटर्स में फीस लग रहा है, और आप लोग उसको बर्बाद कर रहे हो, उस पैसे से शायद आपके मम्मी पापा का दवाई आ सकता है। उस पैसे से शायद आपके पापा कुछ शर्ट खरीदना चाहते खरीद सकते हैं। उस पैसे से शायद पापा का घड़ी खराब हो गया, बट पापा बोलते नहीं नहीं, उस बच्ची का फीस देना है तो मैं घड़ी तो बाद में खरीद लूंगा। है क्या नहीं हमारे सबके घर पैसा सिचुएशन? यही है इकोनॉमिक्स दोस्तों। पैसा लिमिटेड है और अनलिमिटेड सिचुएशंस है पैसा खर्चा करने का, और हम लोग सोचते हैं, चॉइस बनाते हैं कि पहले किसको करें। पहले एक काम करते हैं, इस महीना तो ये काम कर लो, अगले महीना हम ऐसा कर लेंगे। यही है इकोनॉमिक्स। Then the society also faces the problem of tackling unlimited wants of the members of the society with the limited resources available. अब ये अपने डेफिनेशन पे आप लोग लिख लीजिएगा। Thus, economics means the study of the way in which mankind organizes itself. Mankind मतलब हम लोग सब कोई, जितने भी ह्यूमन बींग्स हम लोग सब कोई अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं to tackle the basic problem of scarcity. Oh my God! Economics is a social science. अब इसको फ्लो चार्ट मेथड में लिख रहा हूं मैं, which deals with the basic
प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। अब ये स्केर्सिटी का मतलब क्या है? वेयर द resources are limited, limited में underline, and our wants are unlimited। अगर आपने ऐसा लिख दिया जिस तरीका से मैंने लिखा है तो एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, लेकिन अरे वाह, ये बच्चा रटने वाला बच्चा नहीं है, इस बच्चे ने समझा है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं आपको सिर्फ ऐसा एक नोट्स दे देता दोस्त, मैं अगर आपको सिर्फ ऐसा नोट्स दे दूं और आप अगर इसको ऐसे पढ़ लो तो आपके दिमाग में इतना कुछ जो समझे हैं वो नहीं आएगा। तो इसीलिए एक रनिंग कमेंट्री जो मैं करता हूं ना, थोड़ा सा इमोशंस ऐड करता हूं, थोड़ा सा नाटक करता हूं, ये सब करने से क्या होता है, आपके दिमाग में छप जाता है। और उसके बाद जब हम लोग ये नोट्स लिख लेते हैं, ये नोट्स आपको बस एग्जाम के लिए मार्क्स चाहिए तो एक एक चीज हम लोग कवर कर लेंगे। विश्वास करो, आपको 100 में से 100 मिलेगा इकोनॉमिक्स में, विश्वास करो, ये विश्वास रखो। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, हम और आप मिलकर कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक से मिलकर जॉइंट स्टडी कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे ऊपर ब्लाइंड फेथ रखिए, नहीं, हम और आप मिलकर आंखें खोलकर पढ़ाई कर रहे हैं, मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ऑल सोसाइटीज हैव मोर वांट्स देन रिसोर्सेस, हेंस अ सिस्टम मस्ट बी डिवाइज्ड टू एलोकेट दिस रिसोर्सेस बिटवीन द कॉम्पीटिंग एंड्स। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेंस अ सिस्टम मस्ट बी डिवाइज्ड टू एलोकेट दिस रिसोर्सेज बिटवीन कॉम्पीटिंग एंड्स। मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया ना, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चा पढ़ाई में नालायक है, 1 बच्चा अच्छा है, तो मम्मी ने कहां पर पैसा लगाया, इस एक अच्छे बच्चे पे। तो कॉम्पीट था ना, कॉम्पिटिशन था ना इस 2 और 1 के बीच में। ठीक है, तो रिसोर्सेस कहां लगाया गया, रिसोर्सेस कहां लगाया गया, कहां रिसोर्सेस को एलोकेट करें। ठीक है, the resources between the competing ends। ये अभी मैं लिख ले रहा हूं, ये आप यहां से, अब यहां से आपको समझ में भी आ चुका कि हम कहां से ले रहे हैं। ठीक है, आगे कई बार ऐसा होगा कि हम लिखेंगे नहीं, अब आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि टाइम बचाना है, आप लोग पॉज बटन दबा के आराम से लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये भी हमने लिख लिया था, इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो आप लोग जाके ये ऐड कर सकते हो, दैट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, दिस डेफिनेशन इज हाउएवर टू ब्रॉड। देखो ब्रॉड क्या होता है, देखो एक होता है ये नैरो है और ये ब्रॉड है। ब्रॉड मतलब इसके बीच में बहुत सारा कुछ भी घुसा सकते हैं हम लोग, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, और इसके बीच में बहुत कम बातें हैं। तो ये डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, मतलब इस डेफिनेशन के अंदर में बहुत सारी और नई नई बातें हैं सर, आपको क्या पता। तो ठीक है भाई, इसका मतलब ये है कि ब्रॉड डेफिनेशन पढ़ा है और धीरे धीरे इस ब्रॉड के अंदर में एक एक चीज ऐसे माइन्यूटली पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पढ़ना है ना। सो अभी तक इकोनॉमिक्स का ब्रॉड डेफिनेशन पढ़ा है, अभी एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर में एक एक चीज को पढ़ना है, समझ रहे हो। तो इस तरीका से पढ़ना है। सो दिस डेफिनेशन इज ब्रॉड, तो ब्रॉड डेफिनेशन इज इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दिस डेफिनेशन इज हाउएवर टू ब्रॉड, इट डज नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट मैनर in which the economic activities are to be studied। इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोस्तों क्या है, कॉमर्स में हमने पढ़ाया था, अगर जो बच्चे कॉमर्स पढ़े हैं हमारे साथ, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैसा कमाने का एक्टिविटी है, राइट। सो पैसा कमाने का एक्टिविटी, ओके। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एसेंशियली मीन्स प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो पता है हम लोगों को। हाउएवर
with the progress of civilization, the complexity of production, exchange, and consumption process in the society have increased many fold. देखो दोस्त, अब ये बात हो रहा है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में बात हो रहा है रिसोर्सेस का. अब ये जो रिसोर्सेस है ये यूज होता है प्रोडक्शन में, इसी से गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और प्रोडक्शन के बाद एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज कंजम्पशन ये सब हो रहा है. अब जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन का स्केल लार्ज स्केल हो गया है. आज के दिन में एक नाइकी का टी शर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर अभी आईपीएल चल रहा है ना, आईपीएल का जो टी शर्ट का डिजाइन है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही कंपनी, लेट्स से नाइकी अगर राइट्स ले ले मैन्युफैक्चरिंग का, तो हो सकता है एक डिजाइन एक ही कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया और ऑल ओवर द वर्ल्ड बिक रहा है. इकोनॉमिस्ट हैव एट डिफरेंट टाइम्स मतलब अलग अलग दादाजी, समझे मेरा बात, अलग अलग टाइम के अलग अलग दादाजी. इकोनॉमिस्ट एट डिफरेंट टाइम्स हैव एम्फसाइज्ड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. देखो अलग अलग समय पे अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अब आज से 2000 साल पहले भी बिजनेस होता था, ट्रेड होता था. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? जो भी उस समय ट्रेड हो रहा है, राइट. आज का मॉडर्न ट्रेड अमेजॉन से हो रहा है, बट 2000 साल पहले अमेजॉन नहीं था, बट फिर ट्रेड तो था, राइट. तो अलग अलग समय का अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी. कोई दिक्कत हो रहा है समझने में? नहीं हो रहा है. सो इकोनॉमिस्ट एट डिफरेंट टाइम्स have emphasized different aspects of economic activities and have arrived at different definition of economics. तो अब समझ में अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया. तो चैप्टर का नाम था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. तो अब अलग अलग दादाजी, जैसे भाई घर पे होता ना, दादाजी का अलग रूल, पापा का अलग रूल, चाचा का अलग रूल. क्यों? क्योंकि दादाजी भी आप 70 ईयर्स के हैं, पापा 51 ईयर्स के हैं, और चाचू तो अपने एकदम मॉडर्न है 39 ईयर्स के. तो अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम में एक्सपीरियंस होता है. अब दादाजी बोले कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था. अब हम लोग बच्चे लोग, अरे दादाजी आपके टाइम पे ऐसा होता होगा, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता. होता ना ये झगड़ा. तो अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग धारणा बना के डेफिनेशंस दिए. वेल्थ डेफिनेशन, मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन, स्केरसिटी डेफिनेशन, ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन. ओके, इसका मतलब है ये चार अलग अलग दादाजी ने चार अलग अलग डेफिनेशन दिया है. देखो वापस से बात करते हैं. ये जो सोनिया है ना, ये बहुत वेल्थ है इसके पास. तो वेल्थ डेफिनेशन, वेल्थ होने से क्या होता है? बहुत सारा सामान है इसके पास. सामान को इंग्लिश में बोलते हैं मटीरियल है इसके पास. इस सामान से बहुत लोगों का भला कर सकती है, वेलफेयर कर सकती है, बांट सकती है. मेरे पास गुड़िया नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरे पास खिलौना नहीं है, इसके पास है, वेलफेयर कर सकती है, मटेरियल वेलफेयर. बट ये करती नहीं है. सारा दिन मेरे पास तो एक ही गुड़िया है, मेरे पास एक ही क्रिकेट बैट है, ठीक है. तो स्केरसिटी डेफिनेशन आ गया. बट ऐसा एटीट्यूड वाले लोग ना कभी तरक्की नहीं करते, ग्रो नहीं कर सकते. तो इसका ग्रोथ सेंटर्ड नहीं है. तो ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन. तो दोस्तों चार डेफिनेशन हमने आपको याद करा दिया. तो दोस्तों क्या रेडी है हम लोग एडम स्मिथ का डेफिनेशन देखने के लिए? यस, लेट्स बी रेडी. एडम स्मिथ डेफिनेशन. तो सबसे पहले दादाजी है, दादाजी का नाम है एडम स्मिथ. एडम स्मिथ. Adam Smith considered to be the founding father of modern economics. चलो भाई अच्छा बात है. Defined economics as the study of the nature and causes of nations' wealth. तो क्या स्टडी है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, इकोनॉमिक्स एक पढ़ाई है, इकोनॉमिक्स एक जानकारी है. कैसा जानकारी है? इकोनॉमिक्स एक जानकारी है नेचर एंड कॉजेज ऑफ नेशंस वेल्थ. इस देश में ये जो वेल्थ है इसका कैसा नेचर है और इसका वजह क्या है, रीजन क्या है. अब जैसे देखो ऑयल भी एक वेल्थ है,
गोल्ड भी एक वेल्थ है। अफ्रीका में बहुत गोल्ड पाया जाता है, सऊदी अरेबिया में बहुत ऑयल पाया जाता है, ठीक है। सो नेचर एंड कॉजेज ऑफ नेशंस वेल्थ, और सिंपली एज द स्टडी ऑफ वेल्थ। द सेंट्रल पॉइंट इन स्मिथ्स डेफिनेशन इज वेल्थ क्रिएशन। स्मिथ साहब क्या बोल रहे हैं? बस वेल्थ क्रिएट करो, वेल्थ क्रिएट करो। कोई भी देश हो, वेल्थ क्रिएट करने में लग जाओ, पैसा 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 पैसा, या वेल्थ 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 वेल्थ। देखो उनका कहना भी ठीक था, क्योंकि वांट्स तो अनलिमिटेड रहेंगे, और उस वांट्स को पूरा कौन कर सकता है? वेल्थ। जितना आपके पास वेल्थ हो उतना आप आराम से अपने वांट्स को पूरा कर सकते हो। तो स्मिथ साहब का कहना था, द सेंट्रल पॉइंट इन स्मिथ्स डेफिनेशन इज वेल्थ क्रिएशन। क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। इम्प्लिसिटली स्मिथ आइडेंटिफाइड वेल्थ विथ वेलफेयर। ये बस देखो, अब क्या हो रहा है ना दोस्तों, अब आप लोग थोड़े से बड़े बच्चे हो गए हो, 9 में आ गए हो। अब क्या है, बातों को बारीकी से एनालाइज करना होगा, और एनालाइज करके देखो, क्रिटिसिज्म नहीं, ये कैसे कह दिया? क्या सिर्फ पैसा से वेलफेयर होगा? स्मिथ साहब का क्या कहना है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, और अगर जितना वेल्थ हो आपके पास, आपका जिंदगी अच्छा हो जाएगा। वेल्थ अगर आपके पास है तो आपका वेलफेयर हो जाएगा। वेल्थ है तो वेलफेयर है। अब देखो, किसी को अगर बात पकड़ना है तो पकड़ लिया, बोला नहीं सिर्फ वेल्थ होने से क्या वेलफेयर हो जाएगा? हम जिंदगी जीना चाहते हैं, सिर्फ पैसा हो जिंदगी में तो पैसा होने से हो जाएगा। स्मिथ साहब, एडम स्मिथ साहब, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। तो एडम स्मिथ का क्या कहना था? ही आइडेंटिफाइड वेल्थ विथ वेलफेयर। ये एडम स्मिथ का कहना है, ठीक है, कि भैया पैसा हो तो सब भला हो जाएगा अपने आप। होता है ना, कोई कुछ कुछ लोगों का ऐसा कहना है, और कुछ कुछ लोगों का कहना है सिर्फ पैसे से नहीं होगा, अच्छे दोस्त भी होने चाहिए, प्यार भी होना चाहिए जिंदगी में। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच है। He assumed that the wealthier a nation becomes, the happier are its citizens। देखो अब एक बात बताओ, इंडिया और अमेरिका, या इंडिया और बांग्लादेश, अपने को पता है ना कंपैरिजन में कि भाई ये रिच कंट्री है तो इस कंट्री का लाइफस्टाइल ही अलग है, इंडिया तो थोड़ा सा पुअर कंट्री है तो यहाँ का लाइफस्टाइल अलग है। तो भाई एडम स्मिथ क्या गलत कह रहे हैं? जितना रिच कंट्री हो उस कंट्री के सिटीजन उतने ही खुश होंगे, ये एडम स्मिथ का कहना है। अब कुछ ऐसे लोग भी, अरे क्या खुश रहेंगे, अमेरिका में तो लेट से ड्रग अब्यूज हो रहा है, वहां के लोग साइकेट्रिक प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। तो बोलने को देखो बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ रिच कंट्री होने से हो जाएगा क्या? तो अपने अपना लोगों का अपना अपना धारणा है। मगर स्मिथ साहब का क्या कहना है कि जितना ज्यादा वेल्दी एक कंट्री हो, सिटीजन्स उतना खुश रहे। ठीक है जी। Thus it is important to find out how a nation can be wealthy. Economics is the subject that tells us how to make a nation wealthy. Economics पढ़ो और अपने देश को वेल्दी बनाओ। ठीक है जी। एडम स्मिथ्स डेफिनेशन इज अ वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो क्लास 9 में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा आपको, वरना ये एडम स्मिथ का पूरा किताब पढ़ना पड़ जाए। अगर आप मास्टर इन इकोनॉमिक्स करो तो एडम स्मिथ की बहुत सारी बातें पढ़ने पड़ती है, बट क्लास 9 में आपको एक ही पैराग्राफ में डेफिनेशन पढ़ा दिया गया है। अब उसको थोड़ा सा और डिटेल में इसके फीचर्स को पढ़ना है और उसके बाद इसके क्रिटिसिज्म को पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग बस क्रिटिसिज्म तक पढ़ के क्लास को रोक देंगे। तो एडम स्मिथ साहब को बस थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेना है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन। एग्जैजरेटेड एम्फोसिस ऑन वेल्थ। एग्जैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के, अरे उसका तो एग्जैजरेट करने का आदत है, होता है ना, अपने बोलते हैं ना, एग्जैजरेटेड एम्फोसिस ऑन वेल्थ। These wealth-centered definitions gave too much importance to the creation of wealth in an economy। अब अभी बोलेंगे सर अभी तो आप कंट्री बोल रहे, तब इकोनॉमी, अरे इकोनॉमी मतलब उसी कंट्री का इकोनॉमी, ठीक है, उसी देश का इकोनॉमी का बात हो रहा है।
The classical economists like Adam Smith, J.S. Mill, J.B. से, ये 3 क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, क्लासिकल मतलब पुराने जमाने के, and others believed that economic prosperity of any nation depends only on the accumulation of wealth. भाई किसी भी देश का तरक्की तभी हो सकता है जब उसके पास बहुत सारा वेल्थ हो। तो ये ऐसा सिर्फ और सिर्फ एडम स्मिथ का मानना नहीं था, J.S. मिल और J.B. से का भी मानना था। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्वायरी इनटू द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ क्रिएट करना है, ठीक है। These definitions show that economics also deals with an inquiry into the causes behind the creation of wealth. ठीक है, वेल्थ क्रिएट करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, बट कैसे, कॉज क्या, कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, वेल्थ ऑफ अ नेशन में बी इंक्रीज्ड थ्रू रेजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। कैसे वेल्दी बनेंगे, कैसे वेल्दी बनेंगे? अरे भाई ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, सब कोई उठो, देशवासियों उठ जाओ, काम पे जाओ, प्रोडक्शन करो, और इतना प्रोडक्शन करो कि पूरे विश्व में तुम एक्सपोर्ट करो, पूरे विश्व में तुम एक्सपोर्ट करो। जब तुम एक्सपोर्ट करोगे तो हम वेल्दी बनेंगे। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट करने से वेल्दी कैसे बना जाता है। अब समझ लो, एक फैमिली है, फैमिली में पापा के पास इनकम है 500 रुपए, ठीक है। पापा के पास 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों को पापा ने दिया 100-100 रुपए, ठीक है। अब बच्चों ने आपस में, लेट्स से एक केक है घर पे, केक, घर पे एक केक है जो मम्मी ने बनाया, मम्मी ने बच्चों को केक दिया, और ये बच्चे आपस में, लेट्स से घर के बच्चे ने, ये ए बच्चा बी, बच्चा सी, बच्चा ए ने बच्चा सी को केक बेच डाला, तो बच्चा सी ने अपना 100 रुपया का केक 100 रुपया दिया, बच्चा सी के पास 0 रुपया, बच्चा ए के पास 200 रुपया। ये केक किसके पास गया? बच्चा सी के पास। रुपए किसके पास गया? बच्चा ए के पास। एक बात बताइए, फैमिली इनकम जो 500 रुपया था, तीनों बच्चों को पापा ने दिया 300 रुपया, तो पापा के पास कितना रुपया बचा? पापा के पास बचा 200 रुपया। तो केक ट्रांसफर होने के बाद भी फैमिली का इनकम जो है, इस बच्चे के पास 200, इस बच्चे के पास 100, इस बच्चे के पास 0, तो बच्चों के पास 300 और पापा के पास 200। तो कुल मिला के क्या फैमिली का इनकम बढ़ा? नहीं बढ़ा। बट इमेजिन करो, अगर ये केक पड़ोस में वर्मा जी को अगर बेच देते तो वर्मा जी के घर से 100 रुपया आता, तो क्या परिवार का इनकम 600 रुपया होता? बिल्कुल होता। तो अगर इंडिया एक फैमिली है और इंडिया बहुत प्रोडक्शन करे, इंडिया केक बनाए और लेट से बांग्लादेश को बेच दे, चाइना को बेच दे, अपने पड़ोसी मुल्क को बेच दे, तो वहां से जो पैसा आया तो हमारे घर पे पैसा बढ़ा। तो अगर हम हमारे घर पे बना के एक दूसरे को बेचेंगे तो हमारे घर पे पैसा उतना ही रहता है। तो इसी प्रकार से वेल्थ ऑफ नेशंस का अगर हम बात करें तो वेल्थ कैसे बढ़े बताइए? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे। अगर मम्मी ने एक केक बनाया और मैं एक केक ही एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो वर्मा जी जो हमारे पड़ोस वाले हैं वो 100 रुपया देंगे। बट अगर मम्मी ने प्रोडक्शन एक की जगह 100 केक किया और हमारे पास 100 केक्स एक्स्ट्रा है, तो मैं वर्मा जी, शर्मा जी, अग्रवाल जी सबको केक बांट दूंगा। तो 100 रुपया इंटू 100 रुपया, और ज्यादा प्रोडक्शन से मैं ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाऊंगा। एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से बाहर, अपने घर से बाहर। अगर भाई बहन आपस में ही दे रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या उसे एक्सपोर्ट कहेंगे? नहीं। तो क्या उससे फैमिली इनकम बढ़ेगा? नहीं। घर का पैसा घर ही पे रह जाएगा। तो घर का पैसा कब बढ़ेगा? जब हम बाहर में कुछ प्रोडक्शन,
को एक्सपोर्ट करें। तो ये छोटा सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। देखो अभी हमने क्या पढ़ाया आपको कि जो देश सबसे ज्यादा वेल्दी हो उस देश का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, उस देश के सिटीजन्स खुश रहेंगे। आप इंडिया के सिटीजन हो, आपको कुछ ऐसा करना है कि इंडिया में प्रोडक्शन बढ़े और इंडिया प्रोडक्शन बढ़ा के बाहर के कंट्रीज में एक्सपोर्ट करे। आज के दिन में जब आप आगे देखोगे इंडिया बहुत सारी चीजों को इंपोर्ट करती है। इंपोर्ट करने का मतलब देश का पैसा बाहर चला जाता है। इंडिया अगर एक्सपोर्ट करे तो बाहर का पैसा इंडिया में आएगा। एकदम सिंपल सा इकोनॉमिक्स है दोस्त। तो देश का मैन्युफैक्चरिंग बढ़े तो देश तरक्की करेगा। तो इसका मतलब है जब आप न्यूज चैनल में सुनते हो कि मोदी साहब ने कुछ ऐसा किया, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लाया कि अब इंडिया में ही बनाओ, तो इंडिया में ही बनाएंगे तो इंडिया का पैसा बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है। अ स्टडी ऑन द नेचर ऑफ वेल्थ, these definitions have indicated that wealth of a nation includes only material goods। ये देखो थोड़ा सा इस डेफिनेशन का गड़बड़ है। एग्जाम्पल, डिफरेंट मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, नॉन मटीरियल गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड। तो गुड्स में सिर्फ और सिर्फ मटीरियल गुड्स। अब नॉन मटीरियल गुड्स मतलब अगर सर्विसेज का बात करें, अब समझ लो मैंने केक बेचा तो केक तो मटेरियल है, बट अगर इमेजिन करो मैं डॉक्टर हूं, मैं इंडियन डॉक्टर हूं और मेरे पास बाहर का कोई पेशेंट आता है तो बाहर का पैसा लेकर आता है, ठीक है। हेंस नॉन मटेरियल गुड्स लाइक सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज वेल्थ। तो भैया वेल्थ तो वेल्थ है, पैसा तो भैया केक बेचने से भी आता है और पैसा तो पढ़ाने से भी आता है। तो वेल्थ का मतलब तो पैसा है, तो पैसा तो डॉक्टरी से भी आता है, पैसा इंजीनियरिंग से भी आता है। तो बट वेल्थ डेफिनेशन में इन्होंने गलती से इग्नोर कर दिया। भाई पुराने जमाने के लोग थे तो भाई इग्नोर कर दिया, नहीं ध्यान दिया, बोला नहीं प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन। उस समय ज्यादा डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं होते होंगे, नेग्लिजिबल होते होंगे, छोटे छोटे तो नहीं इंक्लूड किया उनको। इसका मतलब यह है अगर 99% या 90% वेल्थ उस समय मटीरियल हुआ करता था, बट जैसे जैसे समय बदला तो लोगों को ध्यान आया, अरे इस डेफिनेशन में तो सिर्फ मटेरियल वेल्थ का बात हो रहा है, डॉक्टर इंजीनियर का तो बात ही नहीं हो रहा, टीचर का तो बात ही नहीं हो रहा। अरे नहीं नहीं स्मिथ, एडम स्मिथ, तुम्हारे डेफिनेशन में मजा नहीं आया बात समझ में दोस्तों। क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ डेफिनेशन। अब जैसे एडम स्मिथ का डेफिनेशन को अब हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आओ मिलकर निंदा करते हैं कि एडम स्मिथ तुम्हारा डेफिनेशन में ये भूल, एडम स्मिथ तुम्हारे डेफिनेशन में ये भूल। बस आज का क्लास खत्म कर देंगे। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैव क्रिटिसाइज्ड द वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ह्यूमन वेलफेयर निग्लेक्टेड। The wealth centered definitions have given too much emphasis on the accumulation of wealth. Too much emphasis on the accumulation of wealth. कि भाई सिर्फ wealth कमाओ, wealth कमाओ, wealth कमाओ. But this is only a means to an end. The end being human welfare. क्या बात है दोस्तों। भाई कितना ही पैसा कमा लो, हम लोग इंसान हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग लास्ट में तो भैया एक ही चीज चाहते हैं कि हम लोग सबका भला हो, वेलफेयर। तो भाई एडम स्मिथ तो बोलता सिर्फ वेल्थ कमाओ भला हो जाएगा, सिर्फ वेल्थ कमाओ भला हो जाएगा, सिर्फ पैसा कमाओ भला हो जाएगा। आज मेरा दोस्त का बर्थडे, वो मेरे को पार्टी देना चाहता है, बट एडम स्मिथ ने तो कहा नहीं नहीं पैसा कमाओ। और उसके बर्थडे पार्टी में अगर मैं जाता हूं तो मेरा बहुत सारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, रुक जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बिजनेस का नुकसान हो जाएगा। नहीं, एडम स्मिथ ने कहा है पैसा कमाओगे तो खुश रहोगे। अरे नहीं, मेरा दोस्त का बर्थडे पार्टी में जाऊंगा तो मैं खुश रहूंगा, दैट इज माई वेलफेयर। तो एडम स्मिथ ने ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन इंसान है भैया, हम लोग मशीन नहीं है, इंसान का दिल भी कुछ चाहता है। तो यही बात है। हाउएवर दीज डेफिनेशंस हैव निग्लेक्टेड दिस एस्पेक्ट। फॉर इंस्टेंस, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैन नॉट रेज ह्यूमन वेलफेयर। एक और बात बताया, ह्यूमन वेलफेयर अगर सिर्फ वेल्थ ओनली वेल्थ,
अब यार एक बात बताओ, वेल्थ कमाने वाला अगर किसी के पास 100 रुपया है, किसी के पास 1000 रुपया है, किसी के पास 1 लाख रुपया है, किसी का 1 करोड़ रुपया है, किसी का 100 करोड़ रुपया है। अब ये बेचारा 100 करोड़ वाला आदमी और ये 100 रुपया वाला आदमी, इसका कहाँ भला होगा? ये 1000 रुपया वाला का कहाँ भला होगा? तो इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर वेल्थ कमाना है ठीक है, देश में वेल्थ कमाओ, बट वेल्थ बंटना भी तो बराबर का चाहिए। अगर घर पे 10 भाई है और एक भाई को बहुत पैसा मिल जाए और एक को बहुत कमती पैसा मिले, तो क्या उसका मन में शांति रहेगा? नहीं रहेगा। तो वेल्थ कमाने के चक्कर में बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि इनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये ह्यूमन वेलफेयर को नहीं। अब आप बोलोगे कि सर ये सब बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? अब जो पैसा ज्यादा कमाया, ये सब बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ब्रॉड बात कर रहे हैं, ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रॉड। और इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब समाज की बातें। इसका मतलब हम लोग समाज की बातें करेंगे। अब हम लोग नहीं, समाज का तो भैया इससे कल्याण नहीं होगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो ये सब पंचायती की बातें करनी है, ठीक है? बड़ी बड़ी बातें करनी हम लोगों को। अपने बारे में, अकेले के बारे में नहीं सोचना है, पूरा समाज के बारे में सोचना है। अपने दिमाग को बड़ा करो दोस्तों, ठीक है? सो नैरो डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। तो ह्यूमन वेलफेयर निग्लेक्ट हुआ, ठीक है? ये अभी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं हम लोग, बुराई कर रहे हैं कि भैया देखो, अरे एडम स्मिथ तुमने ये तो भूल ही गए। तो नैरो डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। इन द वेल्थ डेफिनेशन, वेल्थ हैज बीन नैरोली डिफाइंड। ये है था ब्रॉड, ठीक है, और ये है नैरो, ठीक है? ब्रॉड में क्या है? मटेरियल भी है और सर्विस भी है, ठीक है? और यहां पर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल है। टू इंक्लूड ओनली मटेरियल गुड्स, बट वेल्थ ऑल्सो इंक्लूड सम नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। जो हमने बात किया था ना, डॉक्टर सर्विस करता है, इंजीनियर, इन लोगों को तो एक्सक्लूड कर दिया एडम स्मिथ साहब ने। तीसरा पॉइंट, मोर स्ट्रेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। ओके, इकोनॉमिक मैन का बात कर रहा है, मतलब इंसान जो है, मैन जो है, वो कैसा मैन है? वो सिर्फ पैसा वाला मैन है। इकोनॉमिक मतलब वेल्थ। ए मनुष्य, ए इंसान, तू सिर्फ एक ही काम कर, तू सिर्फ वेल्थ कमा, वेल्थ कमा, वेल्थ कमा, तेरा भला होगा, तेरा भला होगा, तू वेल्थ कमा, वेल्थ कमा, वेल्थ कमा। तो इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमिक मैन, तो ये भी गलत है। These definitions have emphasized that the principal motive of a man is to acquire more wealth. क्या इंसान का एक ही काम है? पैसा, 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 पैसा। क्यों पैसे पैसे करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, ऐसा एक गाना याद आया, ठीक है? सो मोर वेल्थ फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट। बट सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। सारा दिन काम करेंगे, सारा दिन बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करते करते हम मॉर्निंग वॉक भी नहीं करेंगे, हम हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, हम खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि एडम स्मिथ दादाजी ने कहा है, बेटे अगर तेरा भला होना है तो सिर्फ पैसे कमा, सिर्फ पैसे कमा, सिर्फ पैसे कमा। अरे तो मैं क्या पैसे खाऊं? बट अदर मोटिवेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग सच एज फेलो फीलिंग्स, अफेक्शन, लव, ये सब का तो बात ही नहीं किया। अरे कैसे दादाजी है, कैसे दादाजी हैं? सिर्फ और सिर्फ बोलते पैसे कमाओ। हैव बीन निग्लेक्टेड इन द वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? बात तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो आज का लेसन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है? एंड यस, आई लव यू ऑल। और नेक्स्ट डे से हम लोग कोशिश करेंगे, बट इकोनॉमिक्स का क्लास है ना, जैसे कॉमर्स तो हम 30 मिनट्स का लेसन ले रहे थे, बट इकोनॉमिक्स मेरे ख्याल से 1 घंटा चलना चाहिए। 1 hour इज गुड। और या वी विल ट्राई टू मेक इट 45 मिनट्स फ्रॉम द नेक्स्ट लेसन। देख लेंगे, जैसा माहौल हो वैसा काम करेंगे। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। कॉमर्स तो हम लोग 20, 25, 30 मिनट्स करते हैं। विल सी टू इट। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखना और अपने आप को खुश रखना। जो भी हो खुश रहो और दोस्ती यारी करो, एंजॉय करो, मम्मी पापा का बात मानो, ज़्यादा टेंशन मत लो, लाइफ को बिंदास जियो। ओके, बाय बाय।
है।